बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम एक डॉन एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और ये पब्लिश हुआ है 4 फरवरी को डॉन न्यूज़पेपर में। ये है वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीनेशन बिगिंस, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन पाकिस्तान में लगना शुरू हो गई है अब लोगों को, उसके हवाले से। That the next phase in Pakistan's fight back against the novel coronavirus has begun with the appropriate fanfare. फ़ैनफेयर का मतलब होता है किसी के इस्तकबाल के लिए जो एक म्यूज़िक या साउंड बजाया जाता है। जैसे अगर आपने देखा हो कोई परेड हो रही है तो जब कोई एंटर होता है, कोई वज़ीर आज़म या कोई और इम्पोर्टेंट शख्सियत, तो फिर उसके लिए जो एक म्यूज़िक बजाया जाता है उसको फ़ैनफेयर कहते हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 की वैक्सीन का पहला बैच आ चुका है, विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय साइनोफार्म, और जो रिलेटेड प्रोविंसेस के शेयर्स हैं वो भी उन प्रोविंसेस तक पहुंचा दिए गए हैं। इस एडिटोरियल में जो मेन बातें डिस्कस की गई हैं वो ये हैं कि उस वैक्सीन के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हो सकते हैं और उनको कैसे टैकल करना चाहिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका ये कहना है कि उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि सप्लाई साइड पे कोई प्रॉब्लम होगा या कोई इश्यू होगा, बल्कि जो डिमांड साइड है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि ये लोग विलिंग ना हो उस वैक्सीन को लगवाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया में 2 मुल्क रह गए हैं जहाँ पर पोलियो अभी तक परसिस्ट करता है। बाकी मुल्कों ने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है, और पाकिस्तान में भी यही इशू है कि लोग जो हैं वो पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं ड्यू टू वेरियस मिसकंसेप्शंस, और इसके अलावा जो पोलियो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक्स होते रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि उनको जो ज़्यादा फ़िक्र है वो इस बात की है कि पाकिस्तान में सप्लाई की साइड से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि डिमांड की साइड से होगा कि लोग विलिंग ही नहीं होंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। जैसे कि हम ये भी देखते हैं, कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि कोरोना कुछ है ही नहीं। तो उनका ये कहना है कि द फियर इज़ दैट ऑफ द 70 मिलियन ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन हु शुड बी वैक्सीनेटेड टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी. As per health experts, view a considerable number up to 30 million may refuse it to opt out for one reason or another. कहने का मतलब ये है कि उनका ख़्याल है कि ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते किसी भी रीज़न से। हर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जहाँ पर एक लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन किसी एरिया में इम्यून हो रहा होता है टुवर्ड्स स्पेसिफिक डिजीज़, मतलब एक कम्युनिटी पूरी इम्यून हो रही होती है। इफ़ इनफ पीपल आर रेजिस्टेंट टू द कॉज ऑफ द डिज़ीज़, इसका मतलब ये है कि कोई, चाहे अगर वो वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो, तो उसको आगे मल्टीप्लाई होने का या उसको आगे फैलने का चांस नहीं मिलेगा या चांस कम हो जाएगा। वी कैन से दैट वाइल नॉट एवरी वन इज़ इम्यून, बट ए ग्रुप एज ए होल हैज़ प्रोटेक्शन। तो इन कुछ प्रॉब्लम्स का इजहार किया उन्होंने कि ये हो सकते हैं। आगे इसमें ये बात कही गई है कि अमंग सेवरल कंसर्न्स इन सिचुएशन वेयर एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट द अथॉरिटीज़ आर फ्लाइंग ब्लाइंड। फ्लाइंग ब्लाइंड इस्तेमाल होता है जब कोई जहाज़ बहुत ही लो विजिबिलिटी में उड़ रहा हो, तो उसको फ्लाइंग ब्लाइंड कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो शायद इस फैक्ट से या जो भी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि लोग फॉर सम रीज़न और अनदर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं। एक और कंसर्न यहाँ पे ये है कि इट हैज़ बिन ए लिटिल ओवर ए ईयर कोरोना वायरस को फैले हुए, लेकिन अभी तक भी इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। इसके बारे में कोई डेफिनेटिव मॉडल नहीं डेवलप हो सका। अब कहीं जाकर डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको सवेयर केसेस को मैनेज करना अप टू सम एक्सटेंट या अप टू सर्टेन एक्सटेंट आया है। इसके अलावा इस डिज़ीज़ की लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं उसके बारे में अभी जानना बाकी है। फिर ये कि जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स वैक्सीन के टूवर्ड्स क्या होगा उसके बारे में भी जानना बाकी है। अगर हम देखें तो जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसके बारे में ये कहा गया है, फ्रांस और स्वीडन ने ये कहा है कि इसको 65 इयर्स के ऊपर के लोगों को नहीं एडमिनिस्टर किया जा सकता, जबकि जो यूरोपियन यूनियन का डिसीजन है वो
ये अप्रूवल देते हैं कि ये सब एजेस के एडल्ट्स को एडमिनिस्टर की जा सकती है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। और इनिशियली एक स्टडी में ये कंफर्म किया गया था कि 3 मंथ्स के लिए वायरस जो है वो उसकी एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर रहती हैं और वो जो पर्सन है उसको दोबारा से वो वायरस नहीं हो इन्फेक्ट कर सकता। लेकिन अभी एक रीसेंट स्टडी हुई है यूके में जिसमें ये बताया गया है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक एंटीबॉडीज़ रहती हैं किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर उस वायरस की। और एक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा टूवर्ड्स वैक्सीन। एक्सटेंसिव ह्यूमन ट्रायल्स के बावजूद अप्रूवल स्टेज तक अभी भी ये एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स इज़ सच ए लॉन्ग प्रोसेस। इसमें कई कई साल लग जाते हैं, करीबन 7 साल 10 साल इतना अरसा लग जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में। अब जो वैक्सीन 1 साल के अंदर आई है मार्केट में, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं। ये कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस हैं जिसमें फ़ेज़ 1 में 20 to 100 के ऊपर हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर ट्राई की गई, फिर उसके बाद सेवरल हंड्रेड्स। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए की तरफ से एक प्रोटोकॉल दिया गया है। और ये फेजेस, ये प्रोसीजर, ये प्रोटोकॉल्स, ये हर मेडिसिन के लिए फ़ॉलो किए जाते हैं कि कोई भी मेडिसिन जो मार्केट में आती है उससे पहले ये सारी रिसर्च और ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो किए जाते हैं। इससे पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने से पहले की भी एक स्टेज होती है। सबसे पहले तो लेबॉर्ट्री में ट्रायल्स होते हैं, उसकी एफिकेसी को वहाँ पर जज किया जाता है और उसके बाद उसके एनिमल्स के ऊपर ट्रायल्स होते हैं और इसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होते हैं। एंड इट इज़ सच अ लॉन्ग प्रोसीजर, इसमें कई कई साल लग जाते हैं। और उसके बाद भी पोस्ट लाइसेंस जो सर्वेज होते हैं जिसमें उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को, साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें 100,000 या 500,000 पीपल में से किसी एक को वो साइड इफ़ेक्ट अपीयर हो रहा होता है। तो इतने एक्सटेंसिव लोगों के ऊपर जो स्टडी है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान नहीं हुई होती। तो इट इज़ अगेन एन एरिया ऑफ डिबेट कि इस वैक्सीन के लॉन्ग टर्म क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या इसकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कितनी देर में हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी अंडर डिबेट हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी तक इस वायरस को समझा जा रहा है, जैसे अभी के वेरिएंट्स आ गए हैं इसके, और इसके हवाले से क्या चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव है, किसकी क्या एफिकेसी है, इस चीज़ को भी अभी स्टडी किया जा रहा है। नई नई रोज़ कुछ रिसर्चेस सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर रह सकती है ट्रीटमेंट के हवाले से, और फिर के लॉन्ग टर्म उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इनके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो अगर एक टाइमलाइन दी है कि इस स्टेज पर इतने लोगों को वैक्सीन एडमिनिस्टर हो जाएगी, तो उसके लिए सारी अरेंजमेंट्स प्रॉपर तरीके से हुई हुई हों, वैक्सीन भी मौजूद हो और कितने लोगों को कब कैसे एडमिनिस्टर होनी है इसका भी सारा प्लान हो और वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी हो। मीनवाइल ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तानी पब्लिक को पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के लिए प्रिपेयर किया जाए और उनको प्रॉपरली एजुकेट किया जाए, उनके हवाले से उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि वो किसी फॉल्स नैरेटिव में ना पड़े, बजाय इसके कि वो मिस इन्फॉर्म्ड हो और वो डिस्करेज हो वैक्सीनेशन करवाने से। उनको एजुकेट करना चाहिए और उनको अवेयर करना चाहिए ताकि उनको पता हो कि अगर वो वैक्सीनेशन करवाएंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। जैसे कि अगर बच्चों की वैक्सीनेशन करवाई जाती है तो वो कभी कभी थोड़े बीमार भी होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह वैक्सीन जो है वो करवाने से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो वो क्या हो सकते हैं और वो कैसे हो सकते हैं, उनके बारे में पब्लिक को एजुकेट करना ज़रूरी है। फिर ये कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं उनके हवाले से रेगुलर अपडेट देते रहना चाहिए गवर्नमेंट को और डेटा कलेक्शन होनी चाहिए। और ये कि हर सिटीज़न की अप्रोच में हो वैक्सीन और वैक्सीन एडमिनिस्टर करने का जो ये सारा प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो और वो पब्लिक के लिए ट्रस्टवर्दी हो। तो ये था एक ओवरऑल ब्रेक डाउन। इसमें जो मेन बातें हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, तो उसके लिए उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है और क्या उसका वे फॉरवर्ड होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वी ऑलवेज़ वेलकम योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।